तो बेटा अभी हमें पढ़ना है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, अर्थ पर रॉकेट लॉन्च होता है और वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाता है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता है, एनवायरनमेंट की शील्ड्स को क्रॉस करता है, हमारे हाँ ना, हमारी जो गैसेस की जो लेयर्स हैं, इसको आसमान आप कहते हैं। खैर आसमान कुछ भी नहीं है, आसमान आपके चारों तरफ है एक्चुअली, है ना। अब जब वो उससे क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी को पार करके बाहर निकल जाता है, फिर उसको चाहे जहाँ भी जाना हो, चाहे सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, चाहे मून पे मिशन भेजना हो, चाहे मार्स पे भेजना हो, वो बात अलग है। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एस्केप करना होगा, किससे, अर्थ की ग्रेविटी से। तो उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड होती है बेटा, जिस स्पीड से आप अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, सुन लो, लिखने को आ जाता है बेटा आपके 11th क्लास में। It is the minimum velocity within the range of body must be projected vertically to upward just escape the gravity field of या gravitational field of earth। मतलब अर्थ की ग्रेविटी को बाहर निकलने के लिए जो कम से कम स्पीड चाहिए होती है, उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो थोड़ा ड्राइव करके देख लेते हैं। वैसे कई बार ड्राइव करना आता भी है, कई मुश्किल कुछ बनाना होता है तो पूछ लेते हैं। ग्रेविटी फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है G/m/r² या x² जो आपको मान सकते हैं। m इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट या रॉकेट, जो भी आप बाहर फेंकना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अब वर्क का क्या होता है भाई, काम तो कुछ करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क की बात करते हैं भाई हम तो फिजिक्स में, फिर उसको बड़ा करते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, तो dw इक्वल्स टू f.dx, और f क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो f की जगह पे क्या होगा G/m/x² इनटू dx, ठीक है। x यहाँ पर क्यों लिया, ताकि इंटीग्रेट करने में दिक्कत ना हो। अब समझ में आया x क्यों ले रहा हूँ मैं यार की जगह पे, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि छोटे वर्क से हमें बड़ा अंदाजा लगाना है। इंटीग्रेशन के लिए याद रखना, इंटीग्रेशन की वीडियो आनी चाहिए, देख लो एक बार, इंटीग्रेशन सीख लो, आती है तो अच्छी बात, नहीं आती तो देख लो। इंटीग्रेशन का वीडियो एक बार देख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे को जो फाइनल आंसर मिला वो है W इक्वल्स टू G/m/r। क्या इतना, हाँ, लेकिन जब तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत सेम है, ठीक है। कहीं पर एक सिंगल एम है, कहीं पर दो एम है, कहीं पर नीचे आर है, कहीं r², ऐसा हो जाता है। तो बेटा ये क्या है, वर्क का क्या मतलब है कि भाई इतना काम कम से कम करना पड़ेगा ताकि स्केप किया जा सके, क्या, ताकि स्केप किया जा सके। अभी वर्क ही निकला है, वेलोसिटी निकली नहीं है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जरा। इफ वी क्या है, स्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी देन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv²। अब ये me क्यों ले रहा हूँ, ये ve क्यों ले रहा हूँ, e मतलब स्केप वेलोसिटी के लिए e रखा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, mv² फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि वर्क जो है वही एनर्जी के बराबर होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी तो है, वेलोसिटी तो है जो उसको बाहर लेके जाएगी, तो मेरा वर्क किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना, क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और वर्क मैंने अभी कितना निकाला था, G/m/r², ठीक है। और यहाँ से तो मैं स्केप वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकता है, कोई क्योंकि कंडीशन है ना, कोई चीज़ रुकी हुई तो पोटेंशियल एनर्जी, और चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी। तो भाई अभी तो रॉकेट चल रहा है मेरा, तो उसके अंदर से एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो अब मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, बस वेलोसिटी को इधर रख दो, बाकी को उधर फेंक दो। तो क्या निकला, v² मतलब v या वेलोसिटी स्क्वायर v, स्केप वेलोसिटी स्क्वायर 2G/m/r। अब यहाँ स्क्वायर को उधर फेंक दिया तो √, तो ये मेरा फाइनल आंसर निकल कर आया, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2G/m/r। या तो आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है, और खैर याद तो आपको होना ही चाहिए, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। कोई नीट के अंदर क्वेश्चन आया था तो फॉर्मूला लगा के तो सॉल्व होगा। और कई बार क्या होता है, आपके टीचर, स्कूल टीचर एग्जाम में आपसे बोलते हैं कि स्केप वेलोसिटी को ड्राइव करके देख लो। अगर आपके टीचर आपको इंपॉर्टेंट बताया तो ड्राइवेशन सीख लो, जो कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। वर्क निकालना है, वर्क को काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। और आप इसे डायरेक्ट याद कर लोगे तभी तो आपको पता चलेगा मेरा डेरिवेशन सही हुआ है नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे स्मॉल जी की फॉर्म में पूछ लें, स्केप वेलोसिटी को स्मॉल जी की फॉर्म में पूछ लें, कैपिटल जी की फॉर्म में ना पूछे तो कोई बात नहीं, स्मॉल जी का फॉर्मूला लगा देंगे तो कट के निकल कर आएगा √2G/r, ठीक है। बस अब ये भाई वैरी करता है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मॉल जी की फॉर्म में या कैपिटल जी की फॉर्म में। अच्छा, अगली चीज़ समझ लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब
एक स्पीड, अर्थ की एक पर्टिकुलर स्पीड है ना, हाँ, हर प्लेनेट की एक पर्टिकुलर क्या है, स्पीड है। आपको पता है जैसे मार्स के ऊपर हमने मिशन भेजा था, हमने क्या एक सैटेलाइट भेज दिया है हाँ, जो मार्स के चारों तरफ घूमता है, उसकी इमेजेस लेता है, उसके वातावरण के बारे में बताता है और इन्फॉर्मेशन भेजता है। मार्स पर नहीं उतार दिया हमने उसे, हाँ, ठीक है, लेकिन अमेरिका मार्स पर उतार चुका है, ठीक है, और जुपिटर के ऊपर भी सैटेलाइट छोड़ चुका है वो, जो कि जुपिटर की फोटोज वगैरह हाँ, सेंड करते रहता है। तो हर किसी प्लेनेट का एक अपना स्पीड होता है, उस स्पीड के बराबर जो उसकी ऑर्बिट में हमें बिठाना है। ये मान लो मेरा अर्थ है, हमारा अर्थ है, हाँ। इस अर्थ के चारों तरफ हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसकी स्पीड भी कुछ इतनी ही होनी चाहिए कि इस अर्थ की ऑर्बिट पे फिट हो जाए, एक पर्टिकुलर स्पीड। तो उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिटल ऑफ द सरफेस अर्थ। तो अर्थ की ऑर्बिट पे, ठीक है, किसी सैटेलाइट को बिठाने के लिए जो स्पीड या वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वही ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। और अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग होगी, मून की अलग होगी, हाँ, हर प्लेनेट की अलग अलग होगी, ठीक है। अब इसको जरा फाइंड आउट करने को कोई बोल दे ऑर्बिटल वेलोसिटी को, कैसे करोगे? तो फोर्स तो तुम्हें पता ही है भाई कि फोर्स कितना लगेगा किसी भी सैटेलाइट पे, फोर्स को GMM बाय अर्थ स्क्वायर है ना। जी बड़ा M क्या अर्थ का, अगर अर्थ ले रहे हो, और छोटी M क्या होगा आपका सैटेलाइट। अब ये R+H क्यों हो गया? क्योंकि भाई जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ पे कुछ हाइट पे ही तो है ना, उस रेडियस से कुछ हाइट पे ही तो है, तो टोटल R+H²। तो इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कीप इन, इसका मतलब क्या है भाई, हर सैटेलाइट जो किसी भी प्लेनेट से जुड़ती है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स से जुड़ती है। सेंट्रीपिटल मतलब टुवार्ड द सेंटर। अब वो तो दिख ही रहा है भाई, उससे कुछ ना कुछ ग्रेविटी का कांटेक्ट तो है, तभी तो वो सैटेलाइट रुका हुआ और घूमेगा ना। आज जो मून है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, कोई रस्सी से वो रिवॉल्व करता है क्या? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ मून को अलाइंड रखता है ताकि मून अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ के ना भाग जाए, हाँ, ठीक है ना। ओके, क्या होगा अगर कोई कॉमेट वगैरह टकरा जाए मून से और वो उस ऑर्बिट से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो क्या मून इधर उधर भाग सकता है? नहीं, बिल्कुल भाग सकता है यार, क्यों नहीं भाग पर सकता? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अरे तो कोई उस पर कमेट, अगर उस पर कॉमेट आया है बहुत बड़ा, कोई उल्का पिंड आकर मून से टकरा जाए बहुत बड़ा, तो क्या होगा, वो मून को उसकी ऑर्बिट से हटा सकता है ना। अगर मून अपनी ऑर्बिट से हट गया तो अर्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज बेटा हाँ, क्योंकि अर्थ ही खाली ग्रेविटी नहीं लगाती मून पे, मून भी अपनी ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे, जिसकी वजह से ओशंस में फ्लो होता है। ओशंस में जो टाइड्स आती हैं वो मून इफेक्ट करता है। इवन ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सन का, सॉरी मून का, सन का तो है ही। तो ये समझ लो कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट हो जाएगी अगर मून अपनी ऑर्बिट से हिल गया तो, ठीक है। बस समझो कि जो भी चीज़ें इस टाइम बनी हुई है ना, एक सिस्टम जो बना हुआ है वही इस अर्थ पे लाइफ को फॉर्म कर रहा है। अगर अर्थ अपनी ऑर्बिट से हिल जाती है या अर्थ अपने एक्सिस पे इधर उधर हो जाती है तो भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलो भाई अगली चीज़ सुनते हैं जरा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो r की जगह तो R+H ही लगेगा और वो फोर्स के बराबर ही होगा, क्योंकि भाई एक फोर्स इधर नहीं, अर्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अर्थ पर जो लाइफ है, अर्थ पर जो लाइफ है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं सन, मून और अर्थ की पोजीशन, अर्थ का रोटेशन, इन और सूरज से कितना दूर है हम, वो सारी चीज़ें मिलकर अर्थ पर लाइफ बनाई है। नहीं तो सारी चीज़ें तो दूसरे प्लैनेट्स के पास भी है ना, हमसे बड़े भी हैं, है ना, रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, बेटा, लेकिन उन वो एक लाइफ को फॉर्म नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन वहाँ नहीं है। वो लाइफ फॉर्म इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास ये आइडियल कंडीशंस नहीं थी जो अर्थ को मिल पाई। एग्जैक्ट बढ़िया डिस्टेंस मिला है सन से, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट है भाई। और फिर इसलिए तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई तो क्रिएटर है। अब कुछ लोग इस क्रिएटर की बात में बिलीव नहीं करते, कुछ कहते हैं कि भाई सब कुछ एक इंतफाक है, सब कुछ एक एक्सीडेंट है जो हो गया है। बिग बैंग एक एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट के चक्कर में इस तरह की कंडीशंस बनी कि ऐसा हो गया है। कुछ लोग इस बात में विश्वास करते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई ना कोई क्रिएटर है। खैर इसके ऊपर एक अलग डिबेट कर सकते हैं, आपके इस चैप्टर से इस बात का कोई लेना देना नहीं है ना। ठीक है, बच्चे भी कहेंगे क्या यार फिलोसफी झाड़ रहे भैया। चलो हाँ, क्या हुआ? हाँ बेटा देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, एक फोर्स लग रहा है पर ग्रेविटी का, दूसरा लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों क्या इक्वल फोर्सेज है।
क्या है, इक्वल फोर्स है, इसलिए तो वो भागता नहीं है। जब आप एक लट्टू घुमाते हो हाथ में या लंगड़ घुमाते हो, रस्सी बांध के पत्थर को घुमाते हो हाथ से, तो जितना फोर्स आप हाथ की तरफ लगता है वो उतना पत्थर भी अपनी तरफ लगा रहा होता है, और वो दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं तब वो घूमता है, तब वो घूमता है। आप एकदम से उस पत्थर को छोड़ दो, उस रस्सी को छोड़ दो, तो पत्थर उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा जिस डायरेक्शन में आप उसे छोड़ दोगे, क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं पत्थर पे, एक सेंट्रीफ्यूगल मतलब आप सेंटर से दूर, और एक सेंट्रीपिटल जो आप अंगूठे से लगा रहे हो, उस उंगली से अंदर की तरफ खींच रहे हो। ये दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। जब इन दोनों को हमने एक साथ रखा और दोनों को सॉल्व किया तो हमें एक वेलोसिटी फाइंड आउट हुई जो है √g r²/rh। बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिटर्न नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, कमेंट करना तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा पास रिवॉल्व करे तो उस केस के अंदर हम जो h है ना, हाइट जो है उसकी, उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, है ना। तब h को हटा दिए, h को हटाने के बाद आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, v = √gr, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, अर्थ के सरफेस के काफ़ी पास होती हैं। अब बेटा टाइप ऑफ सैटेलाइट्स देख लो। सबसे पहली सैटेलाइट है जियो सैटेलाइट, ठीक है। जियो सैटेलाइट को हम सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भी कह देते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ रोटेट करती हैं, जैसे टीवी, फोन, etc। क्यों भाई अर्थ के साथ साथ क्यों रोटेट करती हैं? जैसे मान लो भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की ताकि वो टीवी चैनल्स दिखा सके या फ़ोन कॉल्स दिखा सके। अब अर्थ रोटेट हो गया, अब उसकी जगह कोई दूसरा देश आ जाएगा, सैटेलाइट तो वहीं बनी हुई है, मान लो ये एरिया, यहाँ हमने सैटेलाइट छोड़ी है, अर्थ भारत था, अब ये अर्थ रोटेट हो गई, यहाँ पर कोई और कंट्री आ गई, सैटेलाइट यहाँ रह गया, अर्थ का सिग्नल गायब, उसका भारत का सिग्नल गायब हो जाएगा। ऐसे तो फिर ये कैसी सैटेलाइट है, भारत रोटेट हुआ तो भारत के साथ साथ घूमती है, तो ये जियो सैटेलाइट्स हैं, टीवी, फोन इत्यादि के लिए काम आती हैं, ठीक है। पोलर सैटेलाइट क्या है अगली? पोलर सैटेलाइट का मतलब होता है कि ये भैया पूरी तरीके से अर्थ के चारों ओर रोटेट करती हैं, अर्थ के पोल टू पोल, पोल टू पोल, पोल पर इस तरीके से पोल टू पोल रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। अर्थ के साथ रिवॉल्व नहीं करती, अर्थ का ही पोल टू पोल चक्कर मारती हैं। तो जिस ये सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, ये स्पाई करने वाली कि अब जैसे अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर नज़र रखे तो भारत के ऊपर भेज देगा अपनी सैटेलाइट, है ना। भारत चाहता है कि हम किसी और देश पे नज़र रखें तो वो हम किसी और देश के पास पहुंच सकते हैं, है ना। अब गूगल मैप्स, मौसम, है ना, कि आज वहाँ पर किस तरह का मौसम है, तो ये पोलर सैटेलाइट से काम करती हैं। गूगल मैप पे जो इमेजेस देखते हो ना ज़्यादातर, सब पोलर सैटेलाइट का काम है भैया। मज़ा आ रहा होगा, चैप्टर ईजी है वैसे। अर्थ का रेडियस देख लो कितना है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट कितनी एनर्जी लेकर अपने साथ रिवॉल्व करती है, ठीक है। एनर्जी कितनी होती है एक सैटेलाइट में, इतना याद रखना कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दो तरह की एनर्जीज होती है भाई, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मल बात करें, जिस एनर्जी से कोई सैटेलाइट बाइंड होता है किसी भी चीज़ से, वो -gmm/r होती है, हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। अब वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों एनर्जी एक दूसरे के सामने रख दो आप। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। अब सेम टू सेम आप चीज़ें इसके अंदर रख सकते। देखो टोटल एनर्जी कभी भी किसी चीज़ की निकालनी हो ना, खाली इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, जब भी किसी की टोटल एनर्जी निकालनी हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देना। पोटेंशियल एनर्जी निकल आई, काइनेटिक एनर्जी निकल आई, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास निकल कर आता है E = -1/2 gmm/r। यही है भाई सैटेलाइट की क्या है, टोटल एनर्जी। बात खत्म, ठीक है। अगला देखो, बाइंडिंग एनर्जी, नाम कुछ और है, काम कुछ और है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर एक सैटेलाइट को ऑर्बिट से हटाना है, जो कि अर्थ की, मान लो कोई और, ये अर्थ है, अर्थ की ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रही है, हम कह रहे हैं बहुत टाइम हो गया, पुरानी होगी, भगाओ, हमें इसे हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक एनर्जी दे देंगे जिससे कि क्या होगा, ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगी, उसको ही बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बोले कि भैया नाम तो बाइंडिंग है, जुड़ने जैसा नाम है, टूटने वाला काम है, तो ऐसे याद रखना है बेटा, नाम जुड़ने का और काम टूटने का है। कि हम अब अर्थ किसी एनर्जी से, सॉरी कोई सैटेलाइट किसी एनर्जी से तो इस अर्थ के चारों ओर लगी हुई है, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने निकाला, -gmm/r, ठीक है, 1/2 gmm/r निकाला। उस एनर्जी से कोई भी सैटेलाइट जुड़ी होती है, छोटी हो चाहे बड़ी, अब उसे हटाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं उतनी ही एनर्जी क्यों ना दे दूँ उसको प्लस में,
प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है? बाइंडिंग या तो एनर्जी उसको ऐसे भी हटा सकते हैं कि कैंसिल आउट करके, यही और तरीका वरना है, ज्यादा देके वो हायर से यही lower तरीका जाएगा। है, और कोई तरीका नहीं है। इतनी एनर्जी दे दो माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये क्या है? माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ दे दो प्लस जी एम एम बाई आर स्क्वायर। माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। हाँ। तो क्या होगा? वो ऑर्बिट को छोड़ देगा, ऑर्बिट को छोड़ देगी अपनी, या तो नीचे गिर पड़ेगी या ऊपर चली जाएगी। और नीचे नहीं गिराया था कोई सैटेलाइट को, किसी के सर पर आकर पड़ गई, किसी देश में गिर गई तो लड़ाई चालू हो जाएगी, है ना। अब पता लगा हमने सैटेलाइट को गिरा दिया, अब वेस्ट हो गई थी, पता चला भाई वो जाकर पाकिस्तान में गिर पड़ी, है ना। अब वहाँ किसी इंपॉर्टेंट जगह गिर गई और लड़ाई चालू हो गई, गड़बड़ हो जाएगा ये तो, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको उड़ा ही देते हैं, मतलब अंतरिक्ष में ऊपर एस्केप कर देते हैं, वहीं घूमती रहती है वो। फिर आप बोलोगे भैया इसका मतलब अंतरिक्ष में कूड़ा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल भैया, कूड़ा कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे, या नेक्स्ट जो स्टेप है वो है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म।